सो स्टूडेंट्स, तो आज ये लास्ट क्लास है अभी वेकेशन से पहले का, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का 70-80% हम लोग आज कवर कर लेंगे, या 65-70% तक। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज दैट कि electrons in the Rutherford nuclear model would fall into the nucleus due to continuous release or emission of energy by virtue of its electronic motion or by virtue of its motion, right? So this was the scene, and today we are going to learn about Bohr's hydrogen model, which will do some sort of correction to the Rutherford atomic model. Okay, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या करेक्शन होने वाला है। तो स्टार्टिंग विद बोर्स एटॉमिक मॉडल, और सिंपली बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले इट वाज बेस्ड ऑन 4 पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स को हम लोग देखेंगे एकदम जल्दी जल्दी, और ये पोस्टुलेट्स बहुत लोगों को पता भी है। तो पोस्टुलेट पहला नंबर जो है वो ये बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular path, ठीक है, which are known as orbits, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट्स बोलेंगे, या फिर स्टेशनरी स्टेट्स बोलेंगे, या फिर एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल्स। तो जो हमारा ऑर्बिट है ना वो एनर्जी लेवल है। अब क्यों एनर्जी लेवल बोलते हैं उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑर्बिट को हम लोग सेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं, और एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। तो स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या था? पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट एंड ऑल, ठीक है। सेकेंड चीज है कि द एनर्जी ऑफ एन orbit is fixed और the energy for an orbit is fixed। इसी वजह से अब क्या हो गया कि ऑर्बिट जो है उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा। तो एक जैसे मान लो कि ये n = 1, तो इसका एनर्जी कुछ होगा, E1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, E2। तो हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होगा, दैट इज व्हाई ईच ऑर्बिट और ईच सेल इज नोन एज एनर्जी लेवल एज वेल। स्टेशनरी स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा, E1। सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट विल possess द एनर्जी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच दे reside or in which they revolve around the nucleus. This is it. So if an electron is revolving in n = 2, so all the electrons in that particular cell n = 2 will have energy equivalent to E2. So all electrons will carry energy equivalent to E2. तो ये हो गया अपना सेकेंड केस। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर लेकिन एक चीज है कि ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि हमेशा एक ही एनर्जी लेवल पोजेस करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि however electrons can transit between two energy levels, or transit from one stationary state to other stationary state। इसका मतलब क्या है कि इसका एनर्जी फिक्स है। अब हम क्या किए कि इस इलेक्ट्रॉन को हम E = 2 में भेजना है, या फिर n = 3 में भेजना है, या फिर n = 4 में भेजना है। तो क्या करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, वी ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट इट।
अब क्या है नेक्स्ट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए प्रॉपर। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्चुअली एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन और एनर्जी एंड फाइनली इट विल ट्रांसफर टू द सेकेंड सेल और थर्ड सेल और फोर्थ सेल डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द energy which is possessed by the electromagnetic radiation which is being projected on this sample। ठीक है, तो अगर हम क्या किए कि इस गैप के इतना एनर्जी दे दिए, यानी कि ये क्या है E1 हो गया और ये हो गया E2, तो क्या हो गया E2 माइनस E1 का एनर्जी दे दिए, दैट इज नोन एज डेल्टा E। तो क्या हो गया डेल्टा E का वैल्यू अगर E2 माइनस E1 के इक्विवेलेंट है तो इलेक्ट्रॉन विल जंप टू E2। If you are providing energy which is equivalent to E3 minus E1, then it will jump to n equals to 3, यानी कि you are actually providing this much amount of energy। ठीक है, अभी इससे कम या ज्यादा अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इस एरिया में नहीं आएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन को रहना है स्टेशनरी स्टेट में, और यहां से पता चल रहा है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो क्या है, ये एक पैकेट हो गया, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला तो यहां से यहां जंप करेगा। ये एक पैकेट हो गया, दिस विल बी अ पैकेट एंड सिमिलरली दिस वन विल बी अ पैकेट। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी, अगर इतना बड़ा पैकेट ऑफ एनर्जी इसको मिल गया, मतलब कि डेल्टा E का वैल्यू क्या है E5 माइनस E1, तो इलेक्ट्रॉन सीधे E1 से E5 में जंप कर जाएगा, यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर हमारा बड़ा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन एज वेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांजिट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है बोर्स फ्रीक्वेंसी। क्या है बोर्स फ्रीक्वेंसी? कुछ है ही नहीं इसमें। बोर्स फ्रीक्वेंसी ये बोलता है राइट कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट, rather we can call it from one energy level to another energy level। मतलब कि if an electron is in n equals to 1, तो क्या हो गया ये E1 हो गया, E2 हो गया, सिमिलरली E3 हो गया, ये थर्ड सेल है। ये फुलर सर्कल हम नहीं बना रहे हैं, ये ऑर्बिट्स है राइट। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अब हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा E जो होगा, डेल्टा E क्या हो सकता है E फाइनल माइनस E इनिशियल। अब तुमको सेकेंड से थर्ड में भेजना है तो फाइनल क्या हो गया E3 और इनिशियल क्या था 2, तो E3 माइनस E2 वो एनर्जी हो गया। अब ये एनर्जी जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, अब जो रेडिएशन जो एनर्जी परचेज कर रहा है तो वो एक फ्रीक्वेंसी भी होल्ड करेगा। सो यू कैन राइट दिस डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू। सो न्यू विल बी डेल्टा E अपॉन h इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल अपॉन h, एंड दिस इज बोर्स फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग ऑलरेडी पता है हम लोगों को ये चीज। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट जो है उसको हम इधर लिख दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, दैट energy is quantized। now we are learning that angular momentum as well is quantized right। तो angular momentum का भी होना जरूरी है। और ये allowed energy levels यहाँ पर बोल दो, क्या बोलेंगे allowed energy levels। ठीक है, allowed energy levels, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो allowed हो गया, जहां नहीं घूम पा रहा है नॉन अलाउड हो गया। ठीक है, angular momentum of an orbit is also quantized। इसका मतलब क्या है, angular momentum is denoted by mvr। it will be quantized or it will be an integral multiple of h upon 2 pi। so n h by 2 pi where n will be have a value of positive integers। और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, n का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा। n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। अगर n फ्रैक्शन में हो रहा है इसका मतलब कि हमारा वो प्रॉपर पैकेट नहीं है, वो प्रॉपर क्वांटम नहीं है, वो एक बंडल नहीं है राइट। तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहां से दिख भी रहा है कि MVR इज क्वांटाइज्ड बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट राइट। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब ऑर्बिट जो होगा वो ये चारों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। पर्टिकुलरली इट विल सेटिस्फाई द फर्स्ट क्राइटेरिया एंड द सेकंड वन। कि पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है वो अपना ऑर्बिट है,
तो अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा कहाँ, तो वहां उसको सॉल्व करने के लिए ये एक फंडामेंटल थ्योरी आया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट मस्ट बी क्वांटाइज्ड। तो एंगुलर मोमेंटम अगर क्वांटाइज्ड हो रहा है तो वो ऑर्बिट एक्चुअली ऑर्बिट होगा। अगर वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड नहीं हो रहा है उसका वैल्यू, तो वो ऑर्बिट नहीं होगा। उसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, ये लिख लिए हो तो हम इधर बता दें, ठीक है। यहां पर हम इसको डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है कि मान लो हमारे पास एक वैल्यू आया n इक्वल्स टू 1, जिसको हम बोले कि चलो ये हमारा पहला सेल है। तो n इक्वल्स टू 1 में अगर mvr यानी कि n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉन का मास तो यही रहेगा, v क्या है, वेलोसिटी पता है, रेडियस इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अगर ये हमारा n इक्वल्स टू 1 है तो दिस इज r1 हो गया। तो r1 का वैल्यू अगर यहां पर डाले तो ये वैल्यू, गेटिंग माय पॉइंट, m इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, r1 और v भी चेंज होता है इलेक्ट्रॉन का कहीं ऑर्बिट टू ऑर्बिट, तो v और r1, ठीक है। तो क्या होगा कि वेलोसिटी चेंज की है v1 और r1 का वैल्यू डाले। अब ये वैल्यू अगर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेल में है, तो ये n इक्वल्स टू 1 होता है। n एक्चुअली ऑर्बिट का नंबर है, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिट्स नंबर और सेल्स नंबर, n इक्वल्स टू 2, तो n का वैल्यू 1 इंटू h बाई 2 पाई। अब h बाई 2 पाई का वैल्यू जो है, जो भी आएगा एक कांस्टेंट होगा k, ठीक है। m इज अ कांस्टेंट k1, this is k2, this is k3, so k1 k2 k3 must be equal to k। अगर ये k is equal to k आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो r1 पे जो एनर्जी लेवल है that is satisfying the angular momentum of an orbit is quantized by the integral multiple of h upon 2 pi। that means it is actually satisfying this condition, this postulate, so this will be an allowed energy level and it will actually allow the electrons to revolve around the nucleus in this orbit or energy level। तो ये फंडा है। अगर n इक्वल्स टू 2 हो गया तो n इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ, इधर होना चाहिए 2h बाई 2 पाई, यानी h बाई पाई का वैल्यू जो है, अब इधर आ जाओ, mv2 जो वेलोसिटी होगा, r2 जो रेडियस होगा, ये प्रोडक्ट मस्ट बी कमिंग टू h बाई पाई। ये अगर हो पा रहा है तो वो ऑर्बिट अलाउड ऑर्बिट है, अगर ये नहीं हो रहा है तो वो ऑर्बिट अलाउड ऑर्बिट नहीं है, करेक्ट। तो लाओ अब हम लोग देखते हैं कुछ वेलोसिटी। तो बोर का ये सारा पोस्टुलेट्स हो गया, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि बोर के कंडीशंस में क्या क्या चेंज करके हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। अब बोर का जो ये एटॉमिक मॉडल है, दिस इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन, राइट, बट लेटर वी विल स्टडी दैट द सेम फंडामेंटल्स और द कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, मींस द स्पेसीज और द केमिकल स्पेसीज which are similar to hydrogen। so hydrogen actually carries one electron, so all the systems which can carry one electron will be treated as hydrogen like species in particular, and all these formula which we are going to derive right now will be applicable to hydrogen like species as well, one thing। second, the derivation part is not mentioned in your book, neither it is in your syllabus, but we are going to discuss a little bit about it so that the concepts will be clear to all of you, ठीक है। तो फर्स्ट चीज जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा डेरिवेशन फॉर बोर्स रेडियस। अभी पता चल गया कि हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑर्बिट क्या होता है वो पता है, आप पर्टिकुलर n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट उसका रेडियस क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट उसका रेडियस क्या होगा, फाइनल ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3 सपोज, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में तो n इक्वल्स टू 1 हो गया, तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम, तो किसी भी एटम का रेडियस क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल तक हमारे ऑर्बिट का साम्राज्य है भाई, तो उसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोन एज रेडियस ऑफ द एटम एंड दैट विल बी आल्सो द रेडियस ऑफ द वैलेंस सेल, राइट। तो ये समझ में आना चाहिए। तो अब चलते हैं हम लोग कि रेडियस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
So if this is your nucleus, so ये हमारा क्या हो जाएगा, एटम हो गया, ये हमारा एटम हो गया। अब एटम में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ई माइनस, ठीक है। तो पहला दो चीज देखो, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, सो एंगुलर एफ सेंट्रीफ्यूगल विल बी माइनस mv² अपॉन r। ये चीज समझ में आना है, ठीक है। अब ये यहां पर कुछ चार्ज होगा और यहां पर चार्ज होगा, तो क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स भी होगा यहां पर, F कूलम्बिक इज इक्वल टू, चलो कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू K का वैल्यू इन एयर 1 होता है इन CGS, राइट। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ये होता है कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो Q1 क्या होगा, ये Q1 हो गया चार्ज ऑफ 1, यहां पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन है तो Q1 हो गया, यहां पर Q2, ठीक है। अब होता क्या, न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन, जो जितना एटॉमिक नंबर है Z प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के इतना चार्ज, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ हैव इक्वल चार्ज विच इज 10 to the power minus 19 कूलम, ये भी सेम चार्ज होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ हम निगेटिव लगाते हैं तो ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया प्रोटॉन का, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज सेम। तो अगर Z प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Z प्रोटॉन मतलब हम समझ सकते हैं Z इलेक्ट्रॉन है, उतना ही चार्ज होगा, तो Z इंटू E। तो हमारे न्यूक्लियस में क्या हो गया, Ze, ठीक है। तो Q1 क्या हो जाएगा, Ze, और Q2 क्या हो जाएगा, E, ठीक है। ये भी माइनस साइन के साथ हम ले रहे हैं अपॉन r²। यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कूलम्बिक फोर्स हो गया K इंटू Ze, जितना भी प्रोटॉन, हाइड्रोजन के केस में Z का वैल्यू 1, लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो Z का वैल्यू चेंज करेगा, जैसे हीलियम प्लस Z इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ। सो दिस विल बी योर चार्ज एंड दिस इज योर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन और द चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन अपॉन r², राइट। तो यहां से हम लोग डिराइव कर लेते हैं सारे ही एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस mv² और माइनस माइनस गया तो हम लिख सकते हैं mv² बाय r इज इक्वल टू K Ze² बाय r²। K का वैल्यू इन CGS 1 होता है, ठीक है, फिर भी K लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इस K को हम 1 भी लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, mv² r² इज इक्वल टू K Ze² इंटू r, ठीक है। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, m² v² r² इज इक्वल टू K Ze² इंटू m इंटू r, राइट। अब ये mv² r² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं इसको mv r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Z इंटू E² इंटू m इंटू r, करेक्ट। नाउ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, mv r के होल स्क्वायर को यहाँ पर क्या किए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब mv r हम क्या पढ़े थे, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी हाइड्रोजन स्पेसीज का ही पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ रहे थे, ये होता है nh/2π, ये तो पढ़े थे, फोर्थ पोस्टुलेट था। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Ze² mr। निकालना क्या है भाई, r निकालना है। अब हम एक्चुअली nth ऑर्बिट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं rn, ठीक है, rn हम मेंशन कर सकते हैं rn, ठीक है। यहाँ पर हम n लिख सकते हैं, तो rn का वैल्यू क्या हो जाएगा, n² h² बाय 4π², ठीक है, अपॉन K Ze² इंटू m, यही तो है अपना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, rn इज इक्वल टू हो जाएगा h² बाय 4
पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपॉन जेड। अब देखो एक एटम से दूसरे एटम में जाएंगे तो n चेंज होगा, या फिर एक ही एटम के अंदर n चेंज हो सकता है। n इज वेरिएबल हियर, z is also variable because we are going to extend our formula for hydrogen like species as well, right? So this is also variable, but h is Planck's constant, 4 constant, pi constant, k is constant, proportionality constant in Coulomb's law, right? E squared charge on one electron is constant, m means mass of electron because we are studying about the electron, so it is denoting mass of electron. So this is also constant. So this whole part is a constant. This is a constant part, right? So this constant can be denoted as Rn is equal to, हम इसको R0 से लिखते हैं लेकिन तुम्हारे बुक में A0 लिखा है, so I'll use A0, right? A0 का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा that we are going to study, A0 into n square by z, ठीक है? and A0 का वैल्यू क्या आएगा, ये कैलकुलेशन सारे का वैल्यू पुट किए तो कैलकुलेशन करके क्या आ गया, so Rn is equal to A0 हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर, pm पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर pm। तो ये हो गया Rn का वैल्यू, या फिर ये हो सकता है इसको हम ये भी लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू 0.529, अब क्या हो गया ये, इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रम। तो आंसर जिसमें निकालने के लिए पूछा जाएगा उसका वैल्यू करेंगे हम लोग। तो अगर हम बोलेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड He+, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। तो क्या निकालना है हमको, अगर हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात करें, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो क्या हो जाएगा, A0 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि Z का वैल्यू हमेशा 1 होगा, तो A0 n स्क्वायर हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, Z है 1 हमारा। चलो लेकिन हम जनरल फॉर्मूला से ही लिख करके चलेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे R0 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। लेकिन इस पंगे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, R3 निकालना है। R3 का वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ 3 लिखे, 0.529, n स्क्वायर क्या है, n मतलब थर्ड ऑर्बिट, R3 मतलब थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए अगर निकाल रहे हैं, ऑफ हाइड्रोजन अगर कर रहे हैं तो 3 स्क्वायर, Z का वैल्यू 1 और आंसर आएगा एंगस्ट्रम में, तो 0.529 into 9 एंगस्ट्रम, दैट विल बी योर आंसर। और इसी तरीके से He+ का आपको निकालना है। He+ के केस में कुछ नहीं होने जा रहा है, सिंपली Z का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 9/4 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो कितना आसान है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम लोग इस पार्ट को रखेंगे, बाकी किसी पार्ट को यूज नहीं करेंगे। ये चीज समझ में आ गया, डेरिवेशन हो गया। तो फाइनल वैल्यू क्या है, या तो एंगस्ट्रम वाले में लिखो या पिकोमीटर वाले में लिखो, ठीक है। Rn का वैल्यू आ गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, मतलब रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। E2 E3 का रेशियो, या R3 ऑफ हाइड्रोजन बाय R4 ऑफ हीलियम, इस टाइप का कोई आंसर आ सकता है। तो क्विकली उसका आंसर हम लोगों को निकालने आना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट, कि अभी हम लोग क्या स्टडी किए, हम लोग पढ़े किसके बारे में, रेडियस के बारे में। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी, जो तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम कर दे रहे हैं उसको भी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा Rn का वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा है क्या, Rn का वैल्यू ध्यान में रखना था डेरिवेशन में, अब कहीं पर हम किए भी नहीं हैं तो दिक्कत होने वाला है। Rn का वैल्यू क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपने रेफरेंस के लिए, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k me स्क्वायर z, k me स्क्वायर z,
आई थिंक सो, के एम ई स्क्वायर जेड, ठीक है, ये वैल्यू सही हमको लग रहा है। तो वेलोसिटी निकालना है, तो एम वी एन आर एन, ये क्या हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, ये तो पता है। अब आर एन का वैल्यू हम पुट करेंगे जो पिछले बार अभी हम लोग पढ़े थे, तुम लोग तो वीडियो पीछे करके देख सकते हो, तो उसे मिला भी लेना है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, m निकालना है भैया अपने को vn, तो vn को छोड़ दो, rn का वैल्यू पुट करो जो अभी हम लोग डेरिवेशन किए थे रेडियस का, तो एक्चुअल पार्ट को हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं। तो rn का वैल्यू था कुछ n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, है ना। तो इसको हम एक nh गया इससे 2 से इधर 2 आ गया, पाई एक पाई हो गया लेकर के, तो क्या हो गया m वी एन इधर तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू सॉरी एम वी एन इंटू एन एच बाय 2 पाई के एम ई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 1, है ना। अब वी एन निकालना है, वी एन क्या हो जाएगा 2 पाई के एम ई स्क्वायर इंटू जेड अपॉन एच और ये एन। अब दिख भी रहा है कि यही पार्ट हमारा क्या है वेरिएबल है, और ये पूरा 2 पाई के एम ई स्क्वायर एच, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये पार्ट क्या है अपना कांस्टेंट पार्ट है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वी एन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट का वैल्यू आता है 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू जो है ये मीटर पर सेकेंड के लिए, अगर यूनिट मीटर और सेकेंड रखते हैं, मीटर और सेकेंड अगर यूनिट रखते हैं, तो ये जो पूरा कांस्टेंट का वैल्यू जो है उस एसआई सिस्टम में डालेंगे तो ये वैल्यू कुछ इतना आएगा, एंड दैट विल बी गिविंग यू आंसर इन मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट, वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6, जेड का वैल्यू क्या है हाइड्रोजन एटम के लिए 1/1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का क्या हो जाएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो और v3 क्या हो जाएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 1/3 मीटर पर सेकेंड। तो एक रिलेशन यहाँ दिख रहा है कि v3 मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से जितना दूर जा रहा है उतना ही वेलोसिटी उसका कम हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा डिजिट बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ रहा है। दैट मीन्स the electrons away from the nucleus will be revolving at a lesser speed as compared to that of the electrons in the orbit which is nearer to the nucleus. है ना। अब तीसरा डेरिवेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से वेलोसिटी का रिलेशनशिप आ गया। तीसरा जो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं वो भी आसान है, और डेरिवेशन पार्ट इसलिए करवा पा रहे हैं ताकि समझ में आए। तो किसी भी चीज का एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे हमारा ही है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए होता है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये आर स्क्वायर नहीं होता है आर होता है, ठीक है। अब देखो mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या होता था जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ गया इस आर से, तो mv स्क्वायर कहाँ चला गया जेड स्क्वायर बाय आर के इक्विवेलेंट हो गया। ये यहां से पता चल रहा है, ये चीज दिख रहा है कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो इस चीज को पुट करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू हाफ जेड स्क्वायर बाय आर, जेड स्क्वायर बाय आर माइनस जेड स्क्वायर बाय आर, तो हाफ माइनस फुल क्या हो जाएगा माइनस हाफ जेड स्क्वायर बाय आर। तो क्या हो रहा है इसका मतलब ये हो गया जेड ई स्क्वायर बाय 2r विद अ नेगेटिव साइन।
तो ई का वैल्यू ये आया। अब इसमें हम आर का वैल्यू वापस डाल देंगे, तो ई इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। आर का वैल्यू क्या ले रहे थे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई। तो यहाँ तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर 4 पाई के स्क्वायर वाला था वो ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर इंटू जेड। एक बार इसको चेक कर लेना जो डेरिवेशन में हम लोग डाले थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू आ जाएगा e का पावर 4, इस दोनों को लिए, इंटू 4, तो 4 को पहले लिख दिए, इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम, राइट, और बच गया जेड स्क्वायर अपॉन 2 एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये क्या है हमारा वेरिएबल पार्ट, बाकी इसको देख लो, ये पूरा कांस्टेंट है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा फाइनली वैल्यू जो हो जाएगा ई एन, क्योंकि nth ऑर्बिट का हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं, तो En का वैल्यू हो जाएगा ये कांस्टेंट विद अ नेगेटिव साइन, राइट, विद अ नेगेटिव साइन। तो ये वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं RH से। किससे डिनोट करते हैं, माइनस, ये कांस्टेंट कहलाता है रीडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, और रीडबर्ग कांस्टेंट का जूल में आंसर आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू होता है 2.18, RH का वैल्यू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। RH का वैल्यू ये होगा, और इसको बोलते हैं रीडबर्ग्स कांस्टेंट, रीडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया वैल्यू, En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, क्योंकि जेड का वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो गया फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखो भाई क्या है यहाँ पर, भाई मतलब भाई बहनों, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक चीज ध्यान में रखने का है कि हम लोग एक्चुअली पढ़ना है हम लोगों को हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड द थ्योरी विल बी एक्सटेंडेड टू नॉन हाइड्रोजन एटम, आई मीन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, right? So what I am doing, that I am deriving a general formula which can be applied for both hydrogen and hydrogen like species. You just need to put Z equals to 1 for hydrogen atom and Z equals to N or Zn for hydrogen like species. For example, for helium plus में कितना इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2 plus, but the value of Z is equal to 2, Z is equal to 3, so you just need to put Z is equal to 2 in case if you are finding the radius or the radii and velocities or the energies of orbits of He atom, He plus atom by putting the value of Z to be 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बस यही करना है। तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं अपने हाइड्रोजन एटम के लिए भी, ये चीज ध्यान में रखना है ना। अब देखो यहाँ पर एक नया चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये En का वैल्यू याद रखना। चलो, तो सारा डेरिवेशन हमारा वेलोसिटी का भी हो गया, तो वेलोसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेलोसिटीज एज वेल, राइट। सो हमारा क्या आ गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी and wave number pertaining to transitions of electrons और electron, करेक्ट। तो क्या हो रहा है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, मतलब EI से कहाँ गया, E फाइनल में गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, EI ये हो जाएगा और EF ये हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ट्रांसफरिंग और इट कैन बी ट्रैवलिंग फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर वन। At the same time, there may be a case that electron is taking transition from lower energy state to the higher one, right? तो ये हमारा केसेस हो सकता है। तो अभी देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है,
in both the cases it will either absorb energy if it is traveling from higher level to a lower level, so it will dissipate energy or it will emit energy, and in both the cases the energies will be absorbed or emitted in the form of electromagnetic radiation, since we are dealing with the charged particles or the movement of a charged particle. So obviously it will be absorbing or emitting energies in the form of electromagnetic radiation, and since we are dealing with electromagnetic radiation, so there will be a particular or specific wavelength, specific frequency, specific wave number pertaining to that electromagnetic radiation, right? तो अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या हो सकता है, E फाइनल माइनस E इनिशियल, E फाइनल माइनस E इनिशियल। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, अभी बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी state or level, or from one stationary state to another stationary state. So in that case there will be change in energy, and that will be denoted as E final minus E initial. So E final can be greater than E initial, or E final can be smaller than E initial. In case E final is greater than E initial, in that case an electron is traveling from lower to higher one, क्योंकि final का वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। इन दैट केस एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। इन केस EF हैज अ वैल्यू स्मॉलर देन EI, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज, मतलब फाइनल वैल्यू कम हो गया, क्या मतलब है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, इन दैट केस एमिशन विल बी देयर। अभी चलो उसी को देखते हैं, डेल्टा E हो गया। अब डेल्टा E को हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू, कोई तो फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी चेंज एनर्जी जो भी निकल रहा है, ये एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा, और इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, राइट? सो इट कैन बी डिनोटेड एज h न्यू। चलो EF को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो, EF को हम लिख सकते हैं यहाँ पर E फाइनल अगर करेंगे तो माइनस RH क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोजन एटम, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अनदर एटम, सिंपली Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z का 1 और N के जगह NF का स्क्वायर लिख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस RH 1 बाय NF का स्क्वायर, है ना, माइनस फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस RH इंटू 1 बाय NI का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर माइनस RH अपॉन NI स्क्वायर, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस RH बाय NF का स्क्वायर प्लस RH माइनस माइनस प्लस by Ni का स्क्वायर, and that is RH upon Ni का स्क्वायर माइनस RH upon NF का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, h न्यू हो गया, h न्यू हो गया, करेक्ट? तो हम लिख सकते हैं RH 1 बाय Ni का स्क्वायर माइनस 1 बाय NF का स्क्वायर। I मीन्स इनिशियल, F मीन्स फाइनल, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला पार्ट अभी देखो यहीं से आ गया, बहुत ही आसान। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइम में हम लोग जैसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर निकालना सीखे, जस्ट वी आर डीलिंग विद द सेम फंडामेंटल्स और सेम कॉन्सेप्ट हियर, राइट? तो h न्यू का वैल्यू आ गया, इसको अगर हम और के साइन से डिनोट कर लें तो बेटर रहेगा, है ना? अब इसको लिख दिए हम, क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम लिख सकते हैं इसको न्यू इज इक्वल टू, न्यू यही छोड़े तो h नीचे आ गया, तो RH यहाँ पर पॉजिटिव है, ध्यान रखना, एनर्जी वाले केस में निगेटिव एक्सप्रेशन रहता है, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव प्लस होकर के प्लस वाला कॉमन लिए हैं, है ना? तो RH अपॉन h आ जाएगा इनटू 1 बाय Ni का स्क्वायर माइनस 1 बाय NF का स्क्वायर, है ना? अब RH क्या है, एक रीडबर्ग कांस्टेंट, itself it is seeing constant, this is a constant, तो होने वाला क्या है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होता है ये हो जाता है 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, और ये वैल्यू है हमारा हो जाएगा, इधर दिख रहा है ना, हाँ, 1 बाय Ni स्क्वायर माइनस 1 बाय NF का स्क्वायर हर्ट्ज में, ये किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आइदर ये रखो या फिर ये याद रखो,
दोनों ही केस में सही आएगा आंसर। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। एक बार ये वैल्यू हम चेक करके बताएंगे, इसको थोड़ा सा डाउट वाले केस में रखें। डाउट तो नहीं, मेरे हिसाब से सही है, बट एक बार फिर से वेरीफाई करके इस वैल्यू को बताएंगे। करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, है ना। फ्रीक्वेंसी हो गया अपना, अब वेव नंबर भी कर देते हैं। वेव नंबर क्या होता है भाई? वेव नंबर होता है 1/λ और इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से, है ना। और ये न्यू बार क्या होता है? 1/λ होता है ना। तो बात बराबर है। तो अब देखो c बाय स्पीड बाय क्या होगा? टाइम। तो c बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो 1/λ क्या हो जाएगा? 1/λ ये इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। न्यू अपॉन सी होगा, तो 1/λ क्या हो गया हमारा? न्यू बार। तो न्यू बार इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं न्यू बाय सी। ये चीज समझ में आ रहा है? न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। ये यहाँ के कैलकुलेशन से समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या हो गया? न्यू बार मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू बाय सी। करेक्ट, हमको निकालना है ये, तो ये अपॉन सी कर देंगे सिंपली इसके एक्सप्रेशन में। तो इस एक्सप्रेशन में इसको डाल दो वहां पर, तो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। तो क्या हो जाएगा? आर एच, एच क्या है? स्मॉल सबस्क्रिप्ट में लिखो, बाय एच अपॉन सी करना है, तो बाय सी नीचे ही आएगा सी इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से वेव नंबर। इससे हमारा आ जाएगा वेव नंबर ऑफ एनी ट्रांजिशन। करेक्ट, वेव नंबर ऑफ एनी ट्रांजिशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारा, अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन को एक बार रिकैप्चुलेट कर देते हैं। एनर्जी निकालना सीखे, एनर्जी से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी से हम लोग वेव नंबर निकाल लिए, उसके पहले रेडियस और वेलोसिटी निकाले ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। सो वी बेसिकली डिराइव फॉर हाइड्रोजन एटम, बट हमारे केस में क्या है, हम जनरल निकालेंगे जेड का वैल्यू के साथ। हाइड्रोजन के लिए क्या करना है? सिंपली जेड स्क्वायर, जैसे जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 मतलब माइनस आर एच इंटू 1/n स्क्वायर, राइट, 1/n स्क्वायर। अब n का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, n का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। बट फॉर हाइड्रोजन एटम, इफ आई आस्क यू अबाउट हीलियम एटम, तब तो z का वैल्यू लेना पड़ेगा। ये चीज समझना है ना। तो ये फंडामेंटल चीज आ गया समझ में। तो दो यहाँ पर सम अप करते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि भाई बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, मतलब n=1 से n=3, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? तो क्या निकालेंगे? v3 क्या होता है? v3 एक कांस्टेंट होता है, मतलब वो कांस्टेंट होता है 2/16 इंटू 10⁻6 आई थिंक, जो भी हम लिखवाए थे, ठीक है। और इंटू ए कांस्टेंट इंटू z/n मीटर पर सेकेंड होता है। v3 का वैल्यू में क्या करना है? z का वैल्यू अगर हाइड्रोजन के लिए पूछा 1, n का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए पूछा 3, n का वैल्यू तो रेडियस का है, थर्ड ऑर्बिट e3 हो गया या n3 बोलो, है ना। e3 निकालना है, हाइड्रोजन एटम है तो माइनस आर एच 1/n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? माइनस आर एच 1/3 का स्क्वायर 9 आ गया भाई हमारा आंसर। तो इस टाइप का अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, एब्जॉर्प्शन होगा ऑब्वियसली। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा? Ni 1 हो गया यहाँ पर और फाइनल वैल्यू Nf 3 हो गया। तो अब देखोगे कि ये वैल्यू जो है हमेशा फ्रीक्वेंसी में और एनर्जी में, दोनों ही केस में, एनर्जी in case of absorption delta E will be positive, in case of emission delta E will be negative। तो हीट जब रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो वो निगेटिव वैल्यू आएगा, जब एब्जॉर्ब करेगा पॉजिटिव आएगा। और ये अपने एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा
जैसे डेल्टा टी निकालते हैं ना, तो क्या होगा RH 1/ni² माइनस 1/nf²। तो एब्जॉर्प्शन वाले केस में क्या होगा, इनिशियल वाले में डिनोमिनेटर में क्या होगा, कम होगा, जैसे 1/2, 2 से ज्यादा में ही जाएगा, माइनस 1/3। तो इस केस में दिख भी रहा है 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/3, तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, सेकंड से थर्ड में जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही ऊपर जाएगा। इन केस इफ इट इज कमिंग फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल तो थर्ड हो गया, Ni का वैल्यू इस केस में अब क्या हो गया 3, माइनस फाइनल कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है ना, सेकंड ऑर्बिट में फाइनली जाके रुक रहा है, तो 1/2। So 1/3 will be smaller than 1/2. In that case, overall this value will be negative and the whole value will be negative. That is why in case of emission, delta E is negative. ये अपने एक्सप्रेशन से भी आ रहा है ना? तो इन चीजों को ध्यान देना है। अब इसी पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जिसका जो तकलीफ है, जो भी समस्या है, उसको बताओगे हमसे तो कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इतने सारे एक्सप्रेशन को पढ़े, तो मेरे हिसाब से डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन को एक बार देखो, आइडिया लगेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन को याद रखना। लेकिन एक्सप्रेशन पढ़ने में तब मजा आता है जब पता हो उसका बैकग्राउंड क्या है ना। तो इस तरीके से सारी चीज को अभी हम लोग पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक 1 और 2 लेक्चर में क्वांटम नंबर शुरू करेंगे और फाइनली एनर्जी सेकेंड चैप्टर विच इज अ वेरी लार्ज चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम विल बी फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच।